अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। मुल्क में इस वक्त हुकूमत साजी की कोशिशें अरूज पे हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग मुंतखब हुए हैं उन्होंने असम्बलियों में पहुंचना है, हलफ उठाना है। और पंजाब के अंदर हमने देखा कि वज़ीर आला के जो उम्मीदवार हैं वो भी सामने आ चुके हैं, और अब खबरें आ रही हैं कि पंजाब के गवर्नर ने कल पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली के स्पीकर सब्तैन खान साहब। उनसे हम पूछेंगे कि इजलास कैसे हो रहा है, उसकी सदारत कौन करेगा, और जो भी असेंबली से रिलेटेड मामलात हैं वो हम सब्तैन खान साहब से पूछेंगे। सब्तैन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जी वेलकम, जी वेलकम। अच्छा सर, पहले तो ये बताएं कि गवर्नर साहब ने कल सुबह 10 बजे इजलास बुलाया है पंजाब असेंबली का, क्या आप उसको चेयर करेंगे और हलफ लेंगे लोगों से जो लोग मुंतखब हुए? जी बिल्कुल, आइन और कानून के मुताबिक यही बात है, और कॉन्स्टिट्यूशनली जो स्पीकर को रखा जाता है वो इसी काम के लिए स्पीकर साहब को रखा जाता है कि जो आने वाली असेंबली है उसका सेशन वही अपना करेंगे, उसको हेड करेंगे और चेयर वही करेंगे, और ओथ भी है वही लेंगे स्पीकर जो है। ठीक, तो ये इजलास बुलाने से पहले आपको पता था कि इजलास बुलाया जा रहा है? कोई आपसे मुशावरत की, या इसमें स्पीकर का रोल नहीं होता? जी, इसमें स्पीकर का रोल नहीं होता, मेरी कोई मुशावरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब अपना काम करता है तो इलेक्शन कमीशन गवर्नर को लिखते हैं, और गवर्नर जो हैं वो हमें लिखते हैं कि फ़लाँ डेट को इतने बजे वो एक नोटिफिकेशन या नोटिस भेजते हैं। हमें सिर्फ वो इन्फॉर्म करते हैं, हमारे साथ उनका वो नहीं होता, राब्ता नहीं होता। जी ठीक। अच्छा सर, पहले इस तरह की इतलात आ रही थी कि जब तक मखसूस जो नशिस्तें हैं उनके नाम सामने नहीं आएंगे, वो जब तक खत्मी नहीं होगी वो फहरिस्त, तब तक इजलास नहीं बुलाया जाएगा, तो क्या ऐसी भी कोई बात थी? जी, पिछले 3 दिन से रिपीटेडली मैं एक बात कर रहा हूँ, और तकरीबन डिफरेंट चैनल्स पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये किसी को आप अपने राइट से डिप्राइव ना करें। देखें, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उसमें अतर साहब, उसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना कि दे वर बीइंग बैक्ड बाय पीटीआई। पीटीआई चूंकि बैट और पीटीआई को लड़ने नहीं दिया तो वो इंडिपेंडेंट लड़ पड़े। अब जब इतनी बड़ी खेप इंडिपेंडेंट लोगों की जीत के आ गई, इतने लोग इधर उधर होने के बावजूद भी इस वक्त 117 वोट्स पंजाब में वो लोग थे जो बैक्ड बाय पीटीआई, बट वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। ठीक, जब वो नोटिफिकेशन के बाद आइन और कानून ये कहता है आर्टिकल 106 में कि 3 दिनों में उन्होंने अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट करना है, अदरवाइज दे वुड बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट। ठीक, तो उन्होंने अपनी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में 72 घंटे में नोटिफिकेशन के बाद या 3 दिन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। जी जी, अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। बिल्कुल। जब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए तो अब उनको उनकी रिजर्व सीट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, और इस पे मुझे एक और ज्यादती महसूस हो रही है कि इनको रिजर्व सीट्स का कोटा नहीं देंगे, बल्कि इन वाली जो रिजर्व सीट्स हैं, जी जी, अब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली रिजर्व सीट्स हैं वो डिफरेंट पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो मतलब तकरीबन। अच्छा सर, अगर ये देखें ना, ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इनकी फहरिस्त सामने नहीं आई, इनको नहीं दी गई, क्या इसके बगैर इजलास हो सकता है? माजी में किस तरह होता था? क्या ये फहरिस्त सामने आ चुकी होती थी उसके बाद हलफ लेते थे, या अभी तक तो देखें ना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं हमारे तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुए, तो कैसे हलफ लिया जाएगा? ये क्या आप एक सीरीज में लेंगे कि आज इसका ले रहे हैं, 2 दिन बाद किसी और का लेंगे? ये किस तरह काम करेगा? इसको थोड़ा सा हमें समझाएं प्लीज जरा। जी, ये आज इन्होंने हंगामी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलवाया हुआ है इसी के लिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो लोग शामिल हुए हैं उनका क्या फेट हमें करना चाहिए। ठीक, तो आज तो पहले इनका रिजल्ट देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 पे देन आई विल डिस्कस विद माय लॉयर्स कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट। ठीक है। अच्छा, वैसे जब आपने पिछली असेंबली में आपने हलफ लिया था लोगों से, या आपसे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने हलफ लिया था, क्या उस वक्त तमाम असेंबली का एक साथ हलफ लिया गया था?
دیکھیں اطہر صاحب، اب اس میں دو باتیں آ گئی نا کہ جیسے کچھ لوگ ہیں، جیسے چودھری نثار علی خان صاحب تھے، میرا خیال ہے انہوں نے پتہ نہیں 2 سال کے 3 سال یا کتنے عرصے کے بعد آ کے اوتھ لی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، بالکل 2018 والا، یا خدا نہ خواستہ کوئی الیکشن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی 1 2 3 کا تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے نا، کوئی کسی وجہ سے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، ریزلٹ رک جاتا ہے، 2 دن بعد 4 دن بعد ان کا اوتھ ہو جاتا ہے، یہ نارمل بات ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ مجھے جو ایب نارمل بات فیل ہو رہی ہے یا ایب نارمیلٹی فیل ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی کھیپ میں جہاں 20 22 25 ریزرو سیٹس یا مائنورٹی کی سیٹس ملا کے ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملنی ہے، اس کو آپ ڈپرائیو کر رہے ہیں، اور یہ رات تک میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کوئی نہ کوئی ڈیسیجن تو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ڈیسیجن نہیں آتا ان کو، جس طرح مخصوص جو سیٹیں ہیں وہ نہیں ملتی، تو اور آپ کے لائرز کہتے ہیں کہ یہ ملنی چاہیے، تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کل آپ اس کو چیئر کریں گے پھر اجلاس کو؟ پھر میرا لاہے عمل تو یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوگا کہ جو کانسٹیٹیوشن وی وڈ ورک اکارڈنگ ٹو آئین پاکستان، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ دیکھیں، میں یہ بڑا نیک نیتی میں بات اس لیے اطہر صاحب کر رہا ہوں کہ ابھی تک تو ملک میں فارم 45 اور 47 کا رولا ختم نہیں ہوا، تو آپ ایک نیا ایشو کھڑا کرنا چاہتے ہیں پنجاب میں بھی کہ پہلے دن سے ہی لوگ نعرہ مار دیں کہ یہ دھاندلی زدہ اسمبلی ہے۔ ٹھیک، ان کے جو چیف منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں وہ پراپر الیکشن کے ذریعے نہیں ہوئے، بلکہ کیونکہ ایک پارٹی کی 20-25، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو 20-25 سیٹس ملیں گی اس سے کوئی سی ایم ان کے بن جائیں گے سنی اتحاد کونسل کے، بات چیف منسٹر کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ بات اصول کی بھی ہے، یہ اتنی جلدی کیا ہے پنجاب کے اندر؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ کسی بھی اور اسمبلی کا اجلاس تو نہیں بلایا گیا، اچانک یہاں پہ اتنی جلدی کیوں یہ اجلاس بلایا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اچھا دیکھیں نا، اس میں بھی اطہر صاحب میری 2 باتیں ہیں جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ لیٹ سپوز یہ جو ہیں ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان والے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں سنی اتحاد کونسل کے خلاف، جی، اور ہائی کورٹ سے کوئی آرڈر نہیں آتا، تو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہائی کورٹ کا آرڈر آتا ہے لیٹ سپوز مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، کیونکہ ادھر آپ کو 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو یہ بھی ایک ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ 21 دن میں آپ کو ہر حالت میں اجلاس بلانا چاہیے، تو آپ بلوا لیں، کیونکہ اگر ہائی کورٹ کا ڈیسیجن بعد میں آئے گا تو جو آپ سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، وہ لوگ پھر ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور پھر جو سنی اتحاد کونسل والے ہیں وہ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اتنا لمبا ڈیلے میں بھی نہیں چاہتا کہ کیا جائے، بٹ الیکشن کمیشن کے ڈیسیجن کو پہلے دیکھ لینا چاہیے، میری یہ رائے ہے کہ یہ بہتر ہے، جمہوریت کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ویسے تو نامزد وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی مل رہی ہیں، بیوروکریسی سے مل رہی ہیں، اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ سنی اتحاد کونسل کے اب سابقہ پی ٹی آئی اور موجودہ سنی اتحاد کونسل کے میاں اسلم صاحب، ان کا نام بھی سامنے آ گیا ہے، تو کیا ان لوگوں سے بھی کوئی اسپیکر آفس کا رابطہ ہوا ہے کہ نہیں؟ جی، میرا جو ہمارے لوگ جو کنسرنڈ ہیں ان کا اسپیکر آفس کا بالکل رابطہ ہوا ہے، اور میں ابھی ان کے نام مطلب امپورٹنٹ لوگوں سے رابطہ ہوا ہے، جی، تو اب لیٹ سی وہاں سے کیا رپورٹس آتی ہیں یا کیا آتا ہے، جواب کیا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر ایک چیز میرا خیال، جی پلیز فرمائیے جی پلیز، جو میرا خیال ہے ایوری بڈی از لوکنگ ٹوورڈز الیکشن کمیشن آف پاکستان، میری یہ رائے ہے۔ ٹھیک
ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ اب جس طرح سنی اتحاد کونسل کا یہاں پہ ہم نے ذکر کیا کہ بہت سارے جو آزاد ہیں وہ چلے جائیں گے سنی اتحاد کونسل میں اور وہ ان کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ بن جائیں گے. اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کروا رہے ہیں. ان کے اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں، ان کو سمبل واپس مل جاتا ہے، تو وہ جو پارٹی کی اینٹیٹی ہے وہ ایک طرح سے دوبارہ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. تو وہ لوگ جو سنی اتحاد کونسل میں جا چکے ہیں، پارلیمانی اس کی پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں، کیا آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ پھر کسی اور جماعت میں سب چلے جائیں، یا اس میں کوئی پیچیدگی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو یہ سنی اتحاد کونسل والے لوگ ہیں، یہ 109 بندوں نے اس وقت تک سنی اتحاد کونسل کا فارم فل کر کے دے دیا ہے. ٹھیک. تو جب سنی اتحاد کونسل کا فارم فل کر کے دے دیا اور سنی اتحاد کونسل کے ہی کھاتے میں آپ کو ریزرو سیٹس مل گئیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ دوبارہ اس ٹرم یا اس ٹینیور میں شاید یہ نہ جا سکیں پی ٹی آئی میں. ٹھیک. ان کو اسی پارٹی کا حصہ رہنا پڑے گا اور اگلے الیکشنز میں پھر وہ obviously اگر چاہیں تو دوبارہ اپنی پارٹی میں جائیں. اگلے، کیونکہ اطہر صاحب دیکھیں نا، جب آپ سنی اتحاد کا پارٹ اینڈ پارسل بن گئے اور اسی کھاتے میں آپ کو ریزرو سیٹس بھی مل گئیں، تو پھر آپ پھر واپس کہیں گے کہ اب ہم نے وہ، تو پھر فلور کراسنگ ہو جائے گی، کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹ سے آئے ہیں نا سنی اتحاد کونسل میں، ڈائریکٹ پی ٹی آئی سے تو نہیں آئے. ٹھیک ہے. یہ میری رائے ہے. اچھا سر، بہت سارے لوگ ہیں جو ماضی قریب میں روپوش تھے، اب وہ سامنے آ رہے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو منتخب بھی ہوئے ہیں. اب اگر اجلاس ہوتا ہے، اجلاس کے اندر آپ نے لیڈر آف دا ہاؤس کو چننا ہے، پھر آپ کو پتا ہے اپوزیشن لیڈر بھی سامنے آئے گا، تو جو ایسے ایم پی ایز ہیں جن کے اوپر مقدمات وغیرہ ہیں، اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا آپ پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتے ہیں سر اسپیکر آفس؟ میں پروڈکشن آرڈر بھی کروں گا جاری، اور میری بالکل پوری میں ویجیلنٹ ہوں گا. ہاؤس کے اندر سے میں گرفتار کسی کو انشاءاللہ نہیں ہونے دوں گا. ہاں، اب وہ مال روڈ پہ پکڑے جائیں، کہیں اور سے ہو جائے، تو اس میں تو میں پروڈکشن آرڈر ہی کرتا ہوں نا. میں پروڈکشن آرڈر کے ساتھ انشاءاللہ میں یہ بھی کوشش کروں گا، اور بلکہ I'll make sure کہ جو پریمیسز ہیں اسمبلی کی، اس کے اندر سے اریسٹ کوئی بھی نہ ہو اور پریمیسز کے اندر پولیس بھی نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ کی obviously آپ کی ایک ایسوسییشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ. اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی ماحول ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان الیکشنز کے بعد جس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہمیں کوئی پارا نیچے جاتا ہوا نظر آئے گا کہ پنجاب ہو جائے یا دیگر صوبے ہو جائیں، سیاسی حالات تھوڑے بہتر ہوں گے؟ بالکل، ایفیلیشن بھی ہے، ساری باتیں آپ کی جائز ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ کرے. اور جس طرح آپ لوگوں نے کہا نا کہ کچھ لوگ منظر عام پہ آ گئے جو پہلے چھپے ہوئے تھے، تو میں وہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ یہی تو جمہوریت کا حسن ہے، یہی تو جمہوریت کی بیوٹیفیکیشن ہے، یہی تو جمہوریت کے فائدے ہیں کہ جو چھپے ہوئے لوگ تھے اب وہ سامنے آنے لگ گئے. ٹھیک. اور اب وہ جب سامنے آئیں گے، چاہے کوئی، دیکھیں ہم اس کو مت دیکھیں کہ گورنمنٹ میں کون بیٹھ رہا ہے اپوزیشن میں، ہم یہ دیکھیں کہ عوام کو ریلیف کون دے رہا ہے. گورنمنٹ اپنے کام کرے، اپوزیشن اچھا کھڑکا کے اپنے کام کرے، اور 6 مہینے میں لوگ اسیس کریں کہ اس وقت گورنمنٹ کا پلڑا بھاری ہے یا اپوزیشن کا بھاری ہے. اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ عوام کی آواز ہوتی ہے، عوام کی زبان ہوتی ہے، عوام کے کان ہوتے ہیں. اگر اپوزیشن اپنا رول ٹھیک پلے کرتے ہیں ٹھیک طریقے سے، تو وہ تو حکومت سے زیادہ اہم ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ نظام چلتا رہے، اور اپوزیشن عوام کے جو الز ہیں، عوام کی جو پرابلم ہے، وہ ان کو آڑے ہاتھوں لے گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے. اچھا سر، آخر میں اگر بریفلی آپ بتا سکیں، لیڈر آف دا ہاؤس تو سامنے آ جائے گا، جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ماضی قریب میں کوئی تاریخ پاکستان کی اتنی بہتر نہیں رہی. ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، آلدو وہ کتنی انہوں نے اپوزیشن کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہاں پہ کس طرح یہ میک شور کیا جائے گا کہ جو حقیقی اپوزیشن ہے اسی میں سے لیڈر سامنے آئے؟ انشاءاللہ آپ کو بالکل آپ تسلی رکھیں، جو چیئرمین کا فیصلہ ہوگا وہ 100% کریکٹ ہوگا، اور آپ کو صحیح فائر برانڈ اپوزیشن لیڈر پنجاب میں ملے گا، جو حکومت کو آڑے ہاتھوں لے گا انشاءاللہ. سبطین خان صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक जी। आपने स्पीकर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। मरियम बीबी ने भी अपना कुछ एजेंडा सामने रखा। मैं चाहता हूं जरा आप सुनें कि मरियम बीबी ने क्या फरमाया। 5 साल में 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे। हर चीज़ जो सर्विस है वो IT बेस्ड होगी। आईटी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की मरियम बीबी ने। अब ये जो आईटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट की जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है उसके हवाले से कुछ कंप्लेंट्स वगैरह भी आ रही हैं। आज भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर वहाँ के जो जज साहिबान हैं, मोज़िज़ चीफ जस्टिस साहब हैं, अकील अहमद अब्बासी साहब, उन्होंने भी कुछ रिमार्क्स वगैरह दिए। आपको पता है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से पाकिस्तान के अंदर एक्स की सर्विस, एक्स जिसको पहले ट्विटर भी कहते थे, उसकी सर्विस बड़ी महदूद हुई हुई है, कभी चलती है कभी नहीं चलती। और इसके हवाले से अदालत उज़्मा ने भी एक वाज़े हुक्म दिया कि इसको बहाल किया जाए, लेकिन अभी भी लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि इसकी सर्विस जो है वो प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में नहीं चल रही। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जिसका आज जिक्र सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी हुआ कि हुकूमती शख्सियात जो हैं वो एक जानिब जो है हुकूमत ने या जिसने भी वो बंद की हुई है सर्विस या उसमें कोई फ़नी खराबी है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती शख्सियात एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स भी कर रही हैं। उसमें वज़रा भी शामिल हैं, दीगर लोग भी शामिल हैं। हमारे जो आईटी के निगरान वज़ीर हैं उन्होंने एक ट्वीट की एक आधे दिन पहले और उन्होंने बताया कि आईटी के सेक्टर में हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन एक्स की सर्विस जो है वो डाउन हुई है। इसकी क्या वजह है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ मरियम बीबी ने एक और बात भी की, ज़रा ये भी सुन लें। करप्शन मेरी रेड लाइन है। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, वो मेरी रेड लाइन है। जी, करप्शन उन्होंने कहा कि मेरी रेड लाइन है, लॉ एंड ऑर्डर को किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। इस वक्त हमारे साथ 2 बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं, उनसे सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे, आगे चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और हमारे दोस्त आमिर अलियास राना साहब, और स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रही हैं समीना पाशा साहिबा। दोनों मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राना साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपका एक्स में देखता रहता हूँ ख़बरों के लिए, ट्विटर पे जब आप ट्वीट करते हैं, अब किसी तरफ से कोई बता नहीं रहा कि ये बंद क्यों हुई है सर्विस, अदालत भी पूछ रही है, ये क्या मसला लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने जिस खूबसूरत अंदाज में मुझसे पूछने की कोशिश की है। मैं कोशिश करता हूँ कि चूँकि आपको नहीं पता चल रहा तो मुझे कहाँ से पता चलेगा। हुकूमत कुछ बताएगी तो सर हमें पता चलेगा। हम भी दोनों उस जगह खड़े हैं जहाँ से बंद है, सबको पता है। और जब तक यहाँ जमहूरियत अपने अच्छे अंदाज में नहीं आएगी, यहाँ कहीं तो लगता है कि बिल्कुल ठीक करते हैं। मतलब मुझे भी बड़ी कोफ्त होती है, सारा वक्त हम इसी पे लगे रहते हैं, यार सुकून आ गया, लेकिन फिर बेसुकूनी होती है कि पता नहीं क्या हो गया होगा। ये काम जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएं और आप उसमें ज़्यादा शामिल हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ बैठें, तो वो अपने वतन के लिए ज़्यादा बेचैन रहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो हमारे चैनल्स उनके लिए स्पेशल बुलेटिन बनाते हैं, उनके अंदर भी सनसनीखेज़ी होती है। मैंने ये वॉच किया जाके अमेरिका में भी, यूके में भी, यूरोप में भी, कि जो स्पेशल बुलेटिन ओवरसीज़ के लिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो तड़प रहे होते हैं। अब उनके लिए तो ये बंद नहीं है। अब वो पाकिस्तान के माशरे पे जिस तरह असरअंदाज हो रहे हैं आजकल, पीटीआई की एक बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो लोग उनके साथ हैं। ठीक है। तो जो सोच ये रहे हैं कि इससे कुछ पाबंदी लगती है तो वो सारा मटेरियल वहाँ से आ जाता है। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने पाबंदी लगाई है, अगर हम उसमें नाम ले लें वज़ीर आज़म का, जी जी, हुकूमत तो उन्हीं की है। जी जी जी, तो वो भी VPN के जरिए ही ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं भी कर रहा हूँ। मैं आपके पास स्टूडियो में आया हूँ तो मैंने कहा यार वाईफाई दिखाओ ताकि मैं वो VPN लगा के अपना काम करूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो आपने कही कि वो भी लिहाजा सोचने की बात यह है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ठीक है। आप जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है या ये मोबाइल फ़ोन सर्विस हुई हैं, कभी मुहर्रम के नाम पे, कभी 12 रबीउल अव्वल के नाम पे, प्रोसेशंस के नाम पे मोबाइल सर्विस बंद हो जाती है। ठीक है। अब अगला मरहला आया कि आपने उसमें से नेट की स्पीड स्लो कर दी, आपने उसमें एक्स को तलाश कर लिया कि इसको बंद रखना है। काम तो फिर भी चलता है, बल्कि ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है। जिस ज़माने में टेलीफोन मोबाइल नहीं था तो रेडियो पे लोग सुन लिया करते थे, जो यहाँ से रोकते थे। जिस इदारे में आप काम करके आए तो उसका एक BBC नाम है, जी, और जी, जी, उसका एक साफी आया था मार्क ट्रेली, तो वो स्लैंग बन गई थी, वड्डा आया मार्क ट्रेली। मतलब वो कहानी होती थी ना कि बड़ा मार्क ट्रेली हो तुम सब कुछ बताओगे। तो आज का मार्क ट्रेली जो है वो आप ये समझ लें कि ट्विटर है, और ये मतलब कि चलता रहता है। अच्छा, मैं जरा इसमें जरा समीना को भी शामिल कर। समीना, देखिए आज भी जो निगरान वजीर हैं, वजीर इत्तलात, वो भी ये फरमा रहे थे कि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। वो जो वहाँ पे जो लोग शर फैला रहे हैं या कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे
जिससे लोगों की हरासमेंट वगैरह हो रही है, तो उन प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप इसको किस नज़र से देखती हैं कि ऑब्वियसली हुकूमत की फिर एक बड़े लेवल पे जिम्मेदारी होती है? सर, जो ये बात है कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा ख्याल है हर कोई जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है या मेन स्ट्रीम मीडिया पे आता है, जो भी हम बात करते हैं कहीं पर भी, सहाफ़ी भी और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी, सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक ये बात है कि आईटी मिनिस्टर खुद वीपीएन यूज करके ट्वीट करते हैं और बताते हैं हमें कि आईटी पाकिस्तान में कितना तरक्की कर रही है, तो जो आपने शुरू में कहा था ना कि ये फनी खराबी है, ये मेरा ख्याल है कि ये इंग्लिश वाला फनी आप यूज कर रहे थे। मुझे तो कुछ ऐसा ही महसूस हुआ कि ये एक मजाक ही है हमारे लिए फिर, कि जहां हम इतनी तरक्की की बात करते हैं कि आईटी सेक्टर को हम कहां से कहां ले जाएंगे, और वहां अभी तक हम बुनियादी जो चीजें हैं उसके ऊपर इस तरह करते हैं। हमारे यहाँ ना काज़मी साहब, बड़ा अफसोसनाक मरहला ये है कि हर चीज का हल हमारे पास एक ही होता है कि बंद कर दो। मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी का खतरा है, डबल सवारी बंद कर दो। स्मोक ज्यादा हो गई है, स्कूल बंद कर दो। अगर ये लग रहा है कि धांधली के ऊपर बहुत बात हो रही है और खतरा है कि कहीं लोग बाहर ना निकल आए बड़ी तादाद में एहतजाज करते हुए, तो ट्विटर बंद कर दो। तो हर चीज में हम यही ढूंढ लेते हैं कि जी बंद कर दो, मसले का सबसे ज्यादा बेहतरीन हल है। बाकी मेरा ख्याल है 5 दिन आज हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है अब धांधली सारी खत्म हो चुकी है, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो चुका है, एक बहुत ही प्योर किस्म की हुकूमत भी बनने जा रही है और सारे मसले अब ठीक होने वाले हैं। चंद दिनों में आप देखेंगे दूध और शहद की नहरें भी बह जाएंगी, हम ट्विटर बंद रखेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं रहेगा पाकिस्तान में। तो ये बड़ा सिंपल हमारे यहाँ मसले का हल है मेरे ख्याल में। अच्छा राना साहब, आप जो हुकूमत बनाने की कोशिशें हो रही हैं वफाक में तो हमारे सामने, लेकिन मरियम बीबी ने बाकायदा अपना एक बताया कि ये हम करेंगे, और मेरे ख्याल में वो पहली वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं जिन्होंने क्लियर वाज़े तौर पे बता दिया कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी। आपको लगता है कि जो उन्होंने ये इनिशियल स्टार्ट ले लिया, यहाँ से वो मोमेंटम दूसरों से तेज़ गेन कर लेंगी? देखें, जो थोड़ी सी बात में पिछले उस जो एहतजाज बादशाह साहिबा ने भी बात की, वो जो कमिश्नर रावलपिंडी है ना, जिसको छठा इलेक्शन करार दे दिया गया, तो उन्होंने बयान इलेक्शन कमीशन को दे दिया है कि एक एब्सकॉन्डर पीटीआई के लीडर हैं, जिनके साथ मैं पंजाब में बुज़दार की गवर्नमेंट में बड़ा इन्वॉल्व था। अच्छा। और उनके उकसाने पे और तरगीबात के नतीजे में मैं आया, और मैंने ये मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको उसकी, कि जो अभी कहा ना कि एहतजाज रुक जाएगा, फलाना हो जाएगा, उस एहतजाज को महमेज देने के लिए उनसे ये बयान दिलवाया गया था कि एक तरफ पीटीआई एहतजाज में होगी, तुम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और किसने दिलवाया था? वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं पीटीआई के एक एब्सकॉन्डर लीडर, जिनके साथ मैं मुसलसल राब्ते में था, उसने वो राब्ते शवाहिद वगैरह दे दिए, मैं मतलब सब कुछ बता दिए, लेकिन जो बयान में उनका नाम शामिल नहीं। मैंने वो बयान पढ़ा है, तो आप समझें कि मेरे पास है वो बयान। तो उसमें उन्होंने बताया, तो ये भी एक हिस्सा है कि जब आप सोशल मीडिया को और इन चीज़ों को इस तरह यूज़ करें कि जी हम आपके साथ रेडी बैठे हैं, बस आपका बयान आया, आपको याद होगा कुछ स्क्रीनशॉट्स जहाँ पे जर्नलिस्टों के नाम है वो भी उसी एक्स पे अवेलेबल थे कि फलाने को भी बता दो, फलाने को भी बता दो, कि पहुँचो फटाफट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वो झूठ सच मुझे नहीं पता, लेकिन ये हम सब चुके अब उसी दुनिया के असीर हैं। वो सच और झूठ, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे मज़हब के हवाले से एक तुमार बांध दिया गया, कुछ लोगों ने फिर ट्वीट डिलीट कर दिए, कुछ लोगों को नोटिस भी आ गए हैं। मुझे नहीं पता सच और झूठ क्या है, लेकिन ये पूरा सोशल मीडिया उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो अच्छा ये है कि कोई रेगुलेशंस, क्योंकि देखें वो मरियम औरंगजेब जब बना रही थी ना, तो नाम आ रहा है बार बार के हामिद मीर और बाकी लोग चले गए थे और उसकी बुनियाद पे वो रुक गया। ठीक है। आपके यहाँ, जहाँ मैं आपका नाम इसलिए बार बार लेता हूँ कि बरतानिया से जहाँ से आप करके आए हैं, वहाँ इस किस्म का प्रोपेगेंडा कितनी देर चलता है, वहाँ सजाएं हो जाती हैं और लोग सीधे हो जाते हैं। यहाँ हर बंदे का एक दबाव है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो साफ़ी है, वो ब्यूरोक्रेट है, जिसके पास 4 पैसे हैं ना, उसके पीछे कानून बांध के हाथ खड़ा होता है। वैसे बरतानिया की एक बदकिस्मती रही है कि ना हमें अनवारुल हक काकड़ वहां पे मिले। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि जब हम तोहफे और तहफ इकट्ठे करते हैं ना, वहां पे बड़े इश्यूज हैं ना। सियासतदानों के नाम पे सकाफती तहफे का वफद दे के पूरा जहाज अमेरिका भी लेके जाते रहे। हम उसी किस्म के तहफे में रह रहे हैं। ठीक है। आप ये देखें कि हमने कभी तो माशरा बनना है, आज नहीं बनेगा, कल बनेगा, आपको रेगुलेशंस लानी चाहिए। अब आप आ जाए मरियम के, अगर ये ब्रीफली आप बता। उन्होंने आपने स्टार्ट में सुनाया 5 आईटी, उनके वो मंशूर में भी आ गए आईटी सिटी, वो बेसिकली इंडिया को उसके देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे चेन्नई में और बेंगलोर और सारा वो कुछ करके उन्होंने पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियां ही वहीं पे आ गई हैं। अब वहाँ से लोग, वो जो हमारे यहाँ दावा करते थे इमरान खान साहब के लोग यहाँ आके करेंगे, वो काम इंडिया में तो ऑलरेडी हो रहा था। हम तो अभी गपशप में लगे हुए हैं कि खराज सदकात पे हम लगे हुए हैं सारे के सारे। बैसियत मुल्क मांग भी लाते हैं, बैसियत
عوام بھی یہی کام کر رہے ہیں. پورے گلف میں ہمارے لوگ اس کام پہ بدنام ہو چکے ہیں کہ یہاں سے ریوڑ کے ریوڑ جہاز بھر کے جاتے ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے, تیسری نسل میں داخل ہو گئے, اور یہاں وہ سارے شیخ ہو گئے ہیں پاکستان میں, وہ بھی عربی لباس سر وہ تو حکمرانوں کے طرز عمل پہ چلتے ہیں. نہیں سارے, میں نے کہا ہے کہ سارے ایک ہی کام پہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر مریم نے یہ دے دیا نا, پہلے کہتے تھے پی ایم ایل این وہ منشور نیلاری لے آئی نا, آپ کے اور میرے لیے ایک کوشچن تو بنے گا نا کہ جی آپ نے یہ اناؤنس کیا تھا, اب آپ نے کتنا ڈیلیور کیا, اب آپ کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک. جیسے خان صاحب نے کہا کہ ہم 100 دن میں یہ کریں گے, 6 مہینے میں یہ کریں گے, کیوں چھیڑ بنی ان کی, نہ دعویٰ کرتے. اب آپ نے جو کہا ہے ہم اس کو واچ کریں. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں سمینہ سے بھی ان کی ٹیک لوں گا. یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا سمینہ, اب یہ جو پنجاب میں حکومت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, مریم بی بی نے کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں اور کہا ہے کہ جناب ان کے اوپر ہم کام کریں گے. ایک طرف سے یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی کچھ ان کے جو منصوبے ہیں وہ پچھلی حکومت بنا کے گئی تھی. یہ تو ویسے ماضی میں بھی یہ تنقید وغیرہ ہوتی رہتی ہے, لیکن اس وقت آپ کو پنجاب کے اندر نظر کیا آ رہا ہے؟ کیا مریم بی بی اگلی وزیر اعلیٰ ہیں؟ اس میں اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جی قاسمی صاحب, میں اس پہ بات کرتی ہوں. میں صرف چند لائنیں کہنا چاہتی ہوں جو پنڈی کے کمشنر صاحب کے حوالے سے بات کی ہے ابھی عامر صاحب نے. مجھے یہ نہیں یاد ہے, شاید آپ کو پتا ہو, مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ 4-5 دن سے صاحب تھے کہاں پر, کیا کسی تھانے میں موجود تھے, کیا ان پہ کوئی مقدمہ درج ہوا, کون سی دفعات لگی, کون سی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا, کس نے ان کا ریمانڈ دیا, کدھر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. اور یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس چند مخصوص سے لوگوں کے پاس ہی کیوں آتے ہیں؟ آپ کے پاس کبھی نہیں اس طرح کا میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھا قاسمی صاحب. تو یہ بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں ہمارے یہاں کہ کوئی بندہ غائب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس بات پہ تفتیش نہیں ہو رہی کہ جو بندے نے کہا ہے واقعی وہ ایسا تھا یا نہیں, بلکہ اس بات پہ تفتیش ہو رہی ہے کہ اس نے کہا ہی کیوں ہے, اس کے پیچھے کون ہے بندے کے. بات یہ کہ صرف پنڈی کے کمشنر کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو یہ سارا الیکشن جو ہے وہ کوئی دھاندلی کے اس کے اوپر الزامات آئے ہیں. وہ تو پہلے سے ہی ایک جو چیزیں آ رہی تھی سامنے, جس طرح سے رزلٹ رکے, جس طرح سے بعد میں رزلٹس چینج ہوتے ہوئے محسوس ہوئے, پھر اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کی آپ کوریج دیکھ لیں, پھر فارم 45-47 کا فرق دیکھ لیں, پھر اس کے بعد اوور آل پنڈی کے کمشنر کو بھی بیچ میں شامل کر لیں, تو یہ سب سوال اپنی جگہ موجود ہیں. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ مریم نواز صاحبہ کی جو آپ نے بات کی, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ بنے تو بہت اچھی بات ہے جی. پہلی وہ خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی تو یہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کے لیے, تو اچھی خوشائند ہسٹری ہو سکتی ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو اس کی بنیاد ہے وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکی ہے قاسمی صاحب. پہلی چیز یہ ہے کہ محترمہ خود جس نشست سے لڑکے آئی ہیں, اور پھر جو ان کے پاس بہرحال جو ایک اس وقت میجورٹی نظر آ رہی ہے, وہ کس بنیاد کے اوپر ہے, اس کے اوپر بہت بڑے متنازع چیزیں ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں آلریڈی. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس بنیاد کے اوپر, جس اکثریت کی بنیاد کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب جیتنے والی ہیں, وہ ایک بالکل صاف شفاف انتخاب ہے. اور انہوں نے جو اس کی بنیاد ہی ان کی سیاسی اننگز کی ہے, اس کے اوپر عجیب و غریب اس کی بنیاد ہے کہ اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لیگیسی کے اوپر بھی, اس کی لیگیلٹی کے اوپر بھی, اور پھر جو مختلف آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی بیکڈ ہیں, میں عام آزاد امیدوار کی نہیں بات کر رہی, جو جینوین ہوتے ہیں, پی ٹی آئی بیکڈ امیدواروں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا, یہ لوٹاکریسی کو ایک طرح سے بڑھاوا دینے کی صورت ہے. تو یہ چیزیں کر کے اگر آپ وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا آغاز نہیں ہے. لیکن جہاں تک ان کے منشور کی بات ہے, جو انہوں نے عزائم کا اظہار کیا ہے, وہ اگین وہی بات ہے کہ اس کے اوپر پہلے سے کچھ کہنا شاید میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. جب کوئی بندہ کچھ عرصہ پرفارم کرتا ہے پھر ہی آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک جاتا ہے. لیکن یہ چیز جو آپ نے بات کی کہ بہت سارے منصوبے آلریڈی تھے یہاں پر, بات وہی ہے کہ کلیم تو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں ہمارے ہاں, تو کبھی بھی کسی کو ڈیو کریڈٹ ہم لینے ہی نہیں دیتے ہیں. ہمیشہ یہی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جی وہ ایٹم دھماکے بھی نواز شریف نے نہیں کیے تھے, سی پیک بھی نواز شریف نے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا, اور یہ صحت کارڈ بھی نواز شریف نے بنایا تھا, وہ عمران خان کا نہیں تھا. بھائی جس نے کیا ہے لوگوں کو پتہ ہے, اور وہ آپ اس طرح سے کلیم ایک دوسرے کے لے بھی لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو حقائق ہوتے ہیں وہ وہیں پر ہوتے ہیں. انیشیٹ کون کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, کس نے امپلیمنٹ کیا پروجیکٹ وہ ایک الگ کہانی. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, آج پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت گئی تھی اڈیالہ جیل خان صاحب سے ملنے. عمر ایوب صاحب بڑے ناراض تھے کہ عدالت کے فیصلے کے باوجود مجھے نہیں ملنے دیا گیا. کچھ اور لوگ بھی یہ گلہ شکوہ کر رہے ہیں. اور دوسری ایک اور چیز جو سامنے آئی کہ وہ ایک کھلا خط لکھیں گے اب بانی چیئرمین, جس میں آئی ایم ایف کی طرف بھی حوالہ تھا کہ جناب جو پاکستان کے اندر حالات ہیں, ان حالات کے اندر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو بھی کوشچن اٹھانا چاہیے. تو یہ تو چیزیں کس طرف آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ تھوڑا سا بادشاہ صاحبہ نے جو بات کی یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے
लुटक्रेसी 2018 में हो तो वो मुनासिब होती है, जब वो तरीन और अलीम के जहाज़ों में और दूसरों को पाबंद किया जाए कि आप एक भी आज़ाद नहीं ले सकेंगे। वो आज़ाद लोग थे, नून के नहीं थे, शेर के निशान पे जीते। देखिए मैंने आपकी बात में ना इंटरप्शन नहीं की, बिल्कुल मैं बोल सकता था, मुझे बात कर लेने दें, आप फिर ज़रूर बोलिएगा। 2018 में जहाज़ भर भर के लेके आए और नून अक्सरियत में थी पंजाब में, उसे हुकूमत नहीं बनाने दी गई। आप क्लेम यही है ना कि जी हमारी अक्सरियत है, तो फिर आपने अगर उस वक्त ये काम किया होता तो आज आपका क्लेम बहुत अच्छा होता। जैसे नवाज शरीफ कहते हैं 2013 में अक्सरियत थी, मुखालिफ ज़्यादा जमातें थी, हमने केपी में हुकूमत बनाने दी, तो वो क्लेम इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने ये रास्ता दिया। जैसे अब IT की मरियम ने बात की, आपको पता है कि खान साहब सबसे ज़्यादा कहते थे कि पटवार को बंद करूँगा, और आपको पता है पटवारी सबसे ज़्यादा किस ज़माने में भर्ती हुए हैं? बुजदार साहब के 5 लाख से 10 लाख रुपए लेके, और अफसरों के तबादले हुए जिन्होंने पैसे ऊपर नहीं पहुंचाए थे। तो वो क्यों नहीं पकड़े बुजदार को? एक मिनट, मैं आपको क्या बता रहा हूं, बुजदार को आपको छोड़ा है, बाकी सबको पकड़ने सर। आप अगली बात पे चले गए। मैं कह रहा हूं जब आप IT बेस होने जा रहे थे और आपके दावे थे, आपने पटवारी भर्ती क्यों किए थे? सवाल ये नहीं है कि पैसे लिए नहीं लिए, क्यों किए? मतलब फिर इसका मतलब है कि आप उस सिस्टम को चलाना नहीं चाहते थे जो पूरे पंजाब में शहबाज शरीफ आखिरी दिन छोड़ के गया था। आप उसको फिर मैनुअल सिस्टम पे लेके जा रहे थे। पटवारी भरने का मतलब क्या था? वो तो जितने थे, अब तो आपको जाना है और खत्म IT बेस। आप किसी वैसे ऑन लाइटर नोट सर, भर्ती उन्होंने पटवारी काफी किए, पर फिर भी लगता है थोड़े कम रह गए। नहीं वो आप जिसको जो भी कहें, मैं बात फैक्ट पे करता हूं, मेरी आदत है। आप और हम बहस किस चीज पे कर रहे हैं? मतलब हम कर रहे हैं कि जी इस मुल्क में मिसाली काम होने चाहिए, तो जिन्होंने मिसाली हमालियाई दावे किए थे उनके पास जब इख्तियार था वो क्या करते रहे? आप इनको तो कहते हैं ना ये तो लूट मार थे, ये तो डकैत थे, इन्होंने किए काम, बुरे किए अच्छे किए वो बता रहे हैं। आपने पौने 10 साल में केपी में 80-90 अरब रुपए से 980 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया। आप प्रोजेक्ट बता दें केपी में आपने क्या किए, मतलब मुझे गिनने के लिए फटाफट मैं लिस्ट बनाऊंगा ना जी, मैंने इतने प्रोजेक्ट किए, होने चाहिए, क्यों नहीं है? बयानिया बिक गया, सब कुछ हो गया, प्रोग्राम बढ़ गए, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर हम फैक्चुअल पे जाएंगे तो इस मुल्क में फैक्चुअल पे वोट नहीं पड़ा। उस पे वोट पड़ा है जो बयानिया नैरेटिव देने की कोशिश की गई और आज तो फिर इदारों को मतून करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ज़ेली क्वेश्चन ले लें फिर इसमें, अगर ये बयानिया बिका है तो नून लीग और ये PDM की जो मीडिया की टीम थी ये आप नाकाम हुई है बुरी तरीके से? इस बात को ये कहूंगा कि बयानिया इस मुल्क में झूठ का इतना बिकाया कि अब आप उसके ऊपर जो मर्जी कहें, क्योंकि आपने फ्रेब दिया एक अमरीकी चूरन का। मैं तो बिल्कुल पहले दिन से कह रहा हूं, आप जब मंशूर के ऊपर बहस करते हैं, आपके साथ कई दफा बात हुई कि इन दोनों के 13 और 18 उठा के देख लें और फर्क देख लें, वो चला गया ना। वो मंशूर पे गुफ्तगू ही नहीं हुई जो तामीरी गुफ्तगू दुनिया में होती है कि मैं आऊंगा ये करूंगा, मैंने ये किया था। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या बता रहे होते हैं? ठीक है, वो ये बता रहे होते हैं कि मैंने लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाया था, मैंने लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाया था। ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये मैं जरा समीना को भी शामिल करता हूं। समीना, इसमें जो आमिर साहब कह रहे हैं कि बयानिया यहां पे बिक गया है, अवाम ने परफॉर्मेंस देख के वोट नहीं डाले, क्या आप समझती हैं कि अवाम जो है वो जज्बात में आके उन्होंने कोई वोट डाला है और कारकर्दगी की बिना पे ये वोट नहीं पड़ा? काज़मी साहब, पार्शली मैं इससे अग्री करती हूँ। ये बिल्कुल गैर मामूली हालात में इलेक्शन हुआ है और इसमें हमने ये लोगों को डिस्कस करते हुए कम सुना है कि PTI की गवर्नमेंट में क्या था या क्या नहीं था। और दूसरी बात, इसमें एक बहुत बड़ी रीजन ये भी थी कि PTI की गवर्नमेंट के फौरन बाद ये इलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि बीच में 16 महीने PDM ने भी गवर्नमेंट की, और फिर PDM की गवर्नमेंट ने जो दिन में तारे दिखाए उसकी वजह से लोग जो PTI की परफॉर्मेंस थी उसको बहुत अच्छा समझना शुरू हो गए थे। वो तो बड़ा सुनहरी दौर लग रहा था जो उसके बाद का हमने 16 महीने का दौर देखा। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं, KP की बात हो रही थी, वैसे तो जाहिर है यहाँ पर कोई PTI के होते मेरा ख्याल नुमाइंदे तो वो ज्यादा बेहतर बताते हैं कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट शुरू किए या क्या नहीं किए। लेकिन एक चीज देखने की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसने हैट्रिक की है KP सूबे में हुकूमत बनाने की। और मैंने ये नोटिस किया कि हर दफा पहले से ज्यादा उन्हें मेजॉरिटी मिली। 2013 में अगर वो सिंपल मेजॉरिटी में थे तो जो 2018 का इलेक्शन था उसमें उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की, और अब तो तकरीबन क्लीन स्वीप ही किया है उन्होंने KP में। तो जो KP की आवाम है उनके बारे में हमेशा एक तासुर है, आपको भी इससे आगाही है कि वो कभी भी दोबारा चांस नहीं देते जब वो किसी की हुकूमत से मुतमईन नहीं होते। ये पहली दफा है कि बैक टू बैक 3 दफा उन्होंने एक ही पार्टी को चांस दिया है।
तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। चलिए ये मान लिया कि ये इलेक्शन कोई जज्बात में आके किसी ने वोट दिए होंगे, लेकिन पिछले 2 इलेक्शंस में कंटिन्यूसली वो पीटीआई को वोट कर रहे हैं, तो उसकी कोई वजूहात है। और मैंने उसमें बहुत सारे लोगों से सुना भी है, अभी बकरम साहब भी तज्जिया करते हैं, मैंने भी जब विजिट किया वहां पर जाके लोगों से बात की है, वहां पे वाकई कुछ बेहतर चेंजेस आए हैं जिसके बाद लोगों ने उन्हें वोट किया है। और फिर उसके बाद ये जो इलेक्शन था इसमें सर्टनली कुछ गैर मामूली किस्म के हालात थे। जिस तरीके से पीटीआई को हमने देखा कि एक बाकायदा पॉलिसी के तहत साइडलाइन किया जा रहा था, फिर जिस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ बैक टू बैक सजाएं आई, उनके मुकदमात का फैसले हुए, उन सब चीजों ने जाहिर है कि लोगों में एक बिल्कुल क्लियर कट किस्म की जो आइडियोलॉजी बेस्ड किस्म की आप कह लें कि वोटिंग था, उसको उस पैटर्न को फरोग दिया बजाय इसकी उस चीज को देखते हैं। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, हम मुख्तलिफ मामलात पे अक्सर हमारी बहस भी होती है, आप भी बहुत सारी तल्ख चीज़ें हमें बताते हैं, तल्ख हक़ाइक़ बताते हैं इस निज़ाम के। आपको लगता है कि ये निज़ाम इसने हमें फ़ेल कर दिया है? इस निज़ाम के अंदर कोई इनहेरेंटली ऐसी इश्यूज़ हैं कि 2018 में भी हम वो इशू उठा रहे हैं, 2013 में भी चीज़ें सामने आ रही हैं, अब 2024 में भी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो फिर तो लगता है ना कि ये जिस निज़ाम के अंदर हम खेल रहे हैं उस निज़ाम के अंदर कोई मसला है। बड़ा अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया, क्योंकि वो खान साहब के लेटर पे बात रह गई थी। जी जी, ये खान साहब का राइट है कि वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, वो जिसको मर्जी खत लिखते हैं। ठीक है। ये खान साहब के वजीरों की मुबैना ऑडियो की राय है, जिसमें शौकत तरीन, जिसमें झगड़ा साहब, जिसमें खोसा साहब मौजूद थे। एक पंजाब का वजीर कह रहा था कि नहीं ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी, हमें नहीं करना चाहिए, और तैमूर झगड़ा साहब कह रहे थे नहीं नहीं ये चेयरमैन का ऑर्डर है, और वो भी कह रहे थे जो पार्टी छोड़ गए, मतलब तरीन साहब, ठीक है, सेनेटरशिप भी छोड़ गए, मतलब मुबैना ऑडियो पे, लेकिन वो पार्टी भी छोड़ गए। जी जी। अच्छा, ये सही है या गलत है, इस बात को छोड़ दें। मैं आज मेरा चौथा दिन है, मैं मुसलसल ये बात हर जगह पे हर शो में जाके कर रहा हूँ कि पीटीआई के पास ये सुनहरी मौका है कि जितनी गलतियाँ कर ली उससे में सब कुछ, जिन जमातों को दुख और गम है कि पिछली दफ़ा 2018 में हमारे साथ ज़्यादती हुई थी, जी जी जी। ये वक्त आ रहा है कि अमीन गंडापुर और खान साहब वो जो ख़त लिख रहे हैं या कुछ लिखें, वो लिखें जी ये आईनी तरमीम दरकार है पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करने के लिए। आपको चाहिए IMF का वोट हमारे KP का, हम तब देंगे जब आप ये पहले 3 महीनों में ये आईनी कानूनी तरमीम कर लें, इत्तेफाक राय से बैठ जाएं और निज़ाम को बेहतर करें। जब भी इलेक्शन होना है फिर ये नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन कौन होगा, कौन तकर्रुर करेगा। यानी अब ठीक है, किसी वक्त ये हो सकता है कि खान साहब को गुस्सा आए और इनके 50 मेंबर फिर ये समेत रिजाइन कर जाएं और अपोजिशन लीडर कोई दूसरा बन के बैठा हो। ठीक है। आमिर साहब, वक्त की कमी है। समीना पाशा साहिबा, आमिर साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।